पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह को लेकर सुनवाई की जा रही है। और इस सुनवाई में हाल ही में भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार के तर्कों को सुना गया और भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पूरी धारणा के खिलाफ अपने तर्क पेश किए। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर आधारित है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि समलैंगिक विवाद क्या है, जो होमोसेक्सुअल विवाद है ये क्या है, और इसके हम पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, इसके हम बैकग्राउंड को भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे विवाद के मामले में जो केंद्र सरकार के तर्क हैं वो तर्क को भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार के ने क्या क्या तर्क दिए हैं इस पूरे मामले में। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो समलैंगिक विवाद क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने के संबंध में बहुत सारी याचिकाएं देखने को मिली और इन याचिकाओं में कहा गया कि जो समलैंगिक विवाह है उनको मंजूरी दी जाए। उसमें यह भी कहा गया कि यदि हम भारत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं देते हैं, उनको कानूनी मंजूरी नहीं देती, तो इसका प्रभाव ये होगा कि जो LGBT+ समुदाय या जो समलैंगिक समुदाय है उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हम उनको प्रदान नहीं कर रहे हैं। उनका वो अपने इस अधिकार का प्रयोग करने से वंचित रहेंगे। तो इसके अब हम विवाद के बारे में जाने, इसकी पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो ये विवाद है 7 सितंबर 2018 का। 7 सितंबर 2018 को नवतेज सिंह जौहर बना भारत संघ में ये एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आईपीसी की धारा 377 थी, जो इंडियन पीनल कोड की धारा 377 को समाप्त कर दिया गया, इसकी वैधता को समाप्त कर दिया गया। इसका प्रभाव, इस धारा का समाप्त करने का प्रभाव ये हुआ कि भारत में जो भी जो है होमोसेक्सुअल जो जोड़े थे, होमोसेक्सुअल कपल थे, उनको कानूनी तौर पर वो अब साथ रह सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो होमोसेक्सुअल कपल था उनकी समस्या खत्म नहीं होती है, क्योंकि भारत में उनको एक कानूनी मंजूरी प्रदान नहीं थी, क्योंकि भारतीय कानून में समलैंगिक विवाह या जो होमोसेक्सुअल मैरिज थी उसके विवाह को कानूनी मंजूरी नहीं थी। इसका प्रभाव ये हुआ कि जो होमोसेक्सुअल कपल होता था तो वो उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था, वो कानूनी तौर पर बच्चा गोद नहीं ले सकते थे, उनको सरोगेसी का अधिकार भी प्रदान नहीं था। इसके अलावा उन्हें विरासत का अधिकार भी नहीं था और उन्हें पेंशन का लाभ भी नहीं मिल सकता था। तो इन्हीं सब लाभों से वो वंचित रह रहे थे। तो इसी के बाद उन्होंने कोर्ट के माध्यम से समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने का, मतलब समलैंगिक विवाह जो सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी देने की मांग की जा रही थी और उसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इस सरकार की तरफ से पक्ष पेश कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस मामले में सरकार की ओर से कई तर्क पेश किए हैं, जिसमें से पहला तर्क है कि विवाह की धार्मिक परिभाषाएं। केंद्र सरकार का कहना है कि हर धर्म में जो विवाह की एक अलग डेफिनेशन होती है, विवाह की धार्मिक परिभाषाएं होती है, क्योंकि विवाह जो होता है वो एक धर्म से जुड़ा होता है, एक धार्मिक चीजों से जुड़ा होता है। लेकिन सभी धर्मों में विवाह की परिभाषा में एक कॉमन बात होती है, एक विशेष बात होती है, वो ये होती है कि जो विवाह होता है वो एक पुरुष और एक महिला के बीच में विवाह करने की ही मान्यता देता है। सभी जो धर्म होते हैं या सभी धर्म के जो कानून होते हैं वो सभी में एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह की मान्यता को देता है। यदि हम ऐसे में एक विवाह की एक नई विचारधारा को पेश करेंगे या एक नए विचार को पेश करेंगे या सामने लाएंगे तो वो भारत के लिए या धर्म के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। तो जो धार्मिक परिभाषा होती है और कुछ जानकारों का ये भी मानना है, कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1954 के जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसका उपयोग भी कर सकता है। इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में जो केंद्र सरकार है उसका कहना है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट, जो 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो भी एक तरीके से धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस एक्ट में या उस एक्ट में जो विवाह है वो पुरानी उस एक्ट में विवाह की कोई नई परिभाषा नहीं है, उसमें भी जो पुरानी जो परिभाषा है उसी को मान्यता दी गई है, यानी कि एक पुरुष और एक मैरिज। और इसके बीच में यदि हम 1954 के विशेष स्पेशल मैरिज एक्ट को उपयोग करेंगे तो इससे भी कई कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी और इससे भी और मामला उलझ जाएगा। और दूसरा तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट का, जो केंद्र सरकार का दूसरा तर्क है कि राज्य का वैध हित, मतलब राज्य का एक लीगल इंटरेस्ट। इसमें जो याचिका जो दायर हुई थी उस याचिका में कहा गया था कि जो राज्य है, जो केंद्र सरकार है, वो व्यक्तियों के व्यक्तिगत संबंधों को विनियमित नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य या जो केंद्र सरकार है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंध को विनियमित नहीं कर सकता, वो उनके अधिकारों को कम नहीं कर सकता। इसके विपक्ष में तर्क दिया था केंद्र सरकार ने इसके विपक्ष में तर्क दिया था कि जो विवाह का अधिकार है वो असीमित नहीं है, जो विवाह होता है वो राज्य के नियमों के अधीन ही होता है। और इस केंद्र सरकार ने इसके अधीन कई पहलुओं को पेश किया है, कई पहलुओं मतलब कई जो कानून है उनको बताया, जैसे विवाह की जो आयु होती है वो भी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ही होती है। जैसे लड़कों की आयु विवाह की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष।
तो ये केंद्र सरकार के नियमों के अधीन ही होता है। दूसरा होता है द्विविवाह। द्विविवाह इसका मतलब ये हुआ कि कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति का यदि कोई साथी या कोई स्पाउस जीवित है, वो दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर सकता। तीसरा होता है तलाक। तलाक भी कानून के अनुसार ही होता है, जो नियम के अनुसार ही तलाक होता है। और जो केंद्र सरकार अपने कानून के तहत अप्राकृतिक संबंध अननेचुरल रिलेशंस को भी नियमित करता है। तो केंद्र सरकार ने इस पूरे संपूर्ण विवाद में इसमें ये तर्क पेश किया है कि जो ये पहलू हैं, इनके संबंध में भी नियमन आवश्यक है। तीसरा इसमें पेश किया है निजता का अधिकार, जो कि सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता के अधिकार को मान्यता दी गई थी। और इसी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने जो यौन अभिविन्यास यानी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है और पहचान, उसको निजता के हिस्से के रूप में शामिल किया था। और इसी के तर्क में, इसी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो विवाह का मामला है उसको हम निजता के अधिकार में शामिल नहीं करते, मतलब विवाह को हम निजता का अधिकार नहीं कह सकते। यदि, और केंद्र सरकार ने अपने बयान में कहा है कि यदि दो वयस्क अपनी सहमति से, अपनी स्वेच्छा से संबंध रिलेशन स्थापित करते हैं तो वो एक निजता के अधिकार में आता है, वो एक राइट टू प्राइवेसी के अधिकार में आता है। लेकिन जो विवाह का मामला होता है उसे हम निजता के अधिकार नहीं कह सकते, क्योंकि जो विवाह होता है वो एक सामाजिक संस्थान होता है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है विवाह। तो इसको हम निजता के अधिकार के दायरे में रखकर उसको जो इस पूरा समलैंगिक विवाह है उसको हम मंजूरी प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि विवाह जो होता है वो एक कानूनी प्रोसेस के अनुसार होता है और एक सरकार, राज्य सरकार या राज्य की उसके वो पंजीकरण के बाद होता है। तीसरा पेश किया गया कि तीसरा केंद्र सरकार ने तर्क दिया। चौथा कि संसद को फैसला लेने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि जो ये समलैंगिक वाला विवाह है वो जनता से जुड़ा है और न्यायालय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जनता का प्रतिनिधित्व सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है। तो और कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में, इस पूरे समलैंगिक विवाह के मामले में अपनी मंजूरी पेश करती है तो ये शक्ति के जो संविधान में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है उसका उल्लंघन होगा। संविधान में वर्णित है, संविधान में उल्लेख है कि जो न्यायपालिका अलग काम करेगी और जो कार्यपालिका और जो विधायिका है वो अलग काम करेगी। तो ये शक्ति के पृथक्करण जो सिद्धांत, इसका उल्लंघन होगा। पांचवा इस तर्क पेश किया है कि कानून की व्याख्या। केंद्र सरकार ने कहा है कि 1954 के जो कानून के तहत न्यायालय केवल कुछ शब्दों की व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो केंद्र सरकार का मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरे विवाद को एक नैरो माइंडेड से देख रहा है, कुछ शब्दों की ही व्याख्या कर रहा है। जैसे केवल पत्नी और पति शब्द को व्यक्ति से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। जैसे केंद्र सरकार का कहना है कि जो पति और पत्नी शब्द उसको हम व्यक्ति के प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, उसको हम व्यक्ति के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि पत्नी के कुछ विशेष अधिकार होते हैं। यदि हम इन दोनों वर्ड्स को व्यक्ति में प्रतिस्थापित करेंगे तो जो कानूनी तौर पर पत्नी को कुछ अधिकार दिए गए हैं वो उनका हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। और जैसे कुछ कानून में पत्नी को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे तलाक के मामले में भी पत्नी को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और तो यदि हम समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करेंगे तो इसमें ये निश्चित कौन करेगा, इसमें डिसाइड कौन करेगा कि उस जो कपल है उसमें कौन पत्नी है कौन पति है। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि यदि हम समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करते हैं तो इसमें तय कौन करेगा कि इस कपल में कौन पत्नी है और कौन पति है। और इसी के आधार पर हम जो कानून पत्नी को कुछ विशेष अधिकार दिए गए उनको भी निश्चित नहीं कर पाएंगे। तो यही सब पूरा मामला था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।